जब संविधान के तहत SC, ST और OBC को आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, तो उसी संविधान के तहत देश के 90% डायमंड परिवार के लोगों को सरकारी ठेकेदारी में भी उनकी संख्या के हिसाब से ये कड़े प्रावधान नियम हटाकर इस सरकारी ठेकेदारी में भी डायमंड परिवार के बिजनेसमैन को हिस्सेदारी देने का जो काम करेगा, उसी को डायमंड परिवार, चाहे वो तीसरा चरण हो चाहे 7वां चरण हो, उसमें ही वोट देकर उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। SC, ST, OBC के आरक्षण की तरह नया कानून लाकर सरकारी ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो मैं देश के सभी डायमंड परिवार के मूल निवासी जो देश के हैं, उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब ने संविधान में आपको वोट की ताकत का ऐसा अधिकार दिया था, उस अधिकार का सही इस्तेमाल करें। ये चुनाव इस टाइम लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने का चुनाव है, और जब लोकतंत्र, संविधान और देश नहीं बचेगा तो जो देश का डायमंड परिवार है उसके हक अधिकार, उसका आरक्षण नहीं बचेगा, उस पर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा। इसलिए प्रेस के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था की तरह सरकारी ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था करें और ये कड़े प्रावधान हटाए जाए और हमारे लोगों को सरकारी ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। चुनाव के समय आज जो विरासत, मंगलसूत्र, संविधान और आरक्षण की बात चल रही है, और जब चुनाव से पहले ये देश की सरकार का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री देश का, ये विकास की बात करता था, चाहे वो लखपति दीदी की बात हो, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे बनाने की बात हो, चाहे वो संविधान में हक अधिकार देने की बात हो, उस पर चर्चा चल रही थी चुनाव से पहले। लेकिन जैसे ही पहले चुनाव का चरण हुआ और 1914 से मतदान कम हुआ और डायमंड परिवार के लोगों ने खिलाफ वोट किया, तो इनकी एजेंसियों ने, इनके सोशल मीडिया ने, इनकी मीडिया ने इनको बताया कि आप तो हार रहे हो। तो अब इन्होंने विकास से हटकर विरासत पर बात लिया है, मंगलसूत्र पर बात लिया है। ये सच्चाई है। जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो हमारी पत्नी के मंगलसूत्र की क्या रक्षा करेगा। हमने अपने दम पर 7 फेरे लेकर, कसम खाकर अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, देश के डायमंड परिवार हो या जो भी परिवार हो, वो मंगलसूत्र की रक्षा अपने आप कर लेगा, वो विरासत अपने आप बचा लेगा। जब अंग्रेज और मुगल हमारी विरासत नहीं खोज पाए, उनको हमने भगाकर अपनी विरासत ले ली, तो हमारे से मंगलसूत्र की बात नहीं करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी मांग है, संविधान को लागू करो, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करो, किसानों की MSP लागू करो, किसानों का कर्जा माफ करो, और जो देश का आप लगातार 14 से अब तक कहते जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में भारत युवाओं का देश है, 7% युवा है। आप कहते हो दुनिया में भारत का बहुत नाम हो रहा है, और देश के अंधभक्त मोदी भक्त मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बोल रहे हैं कि पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में हो गया। याद करिए नोटबंदी, याद करिए कोरोना काल, एक एक माता बहन का घर से एक एक रुपया जो उसने जोड़ा हुआ था अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको भी देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने उसमें निकलवा लिया था। लाइन में लग लग कर बैंकों की में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कोरोना काल के अंदर बिना सुविधा के वजह से 2-2 हजार किलोमीटर लोग
इस देश के मूल निवासी रोडों पर भूखे चलते रहे, कहीं कोई इंतजाम नहीं था। क्या इससे देश का दुनिया में नाम हुआ? नहीं। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि देश के विकास की बात करिए, और अगर आपके पास समर्थन है और देश और दुनिया के लोग आपके साथ हैं और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी आपके पास है, तो क्यों आपको सरकारें तोड़कर, क्यों ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर क्यों सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हो? क्यों आधी से ज्यादा कांग्रेस के सांसदों को बीजेपी में शामिल कराकर आप उनको सांसद का टिकट दे रहे हो? इसका मतलब भाजपा में कोई कार्यकर्ता नहीं है योग्य, कोई नेता योग्य नहीं है जो लड़कर लोकसभा में आ सके। जब आपका पूरी दुनिया में नाम है, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं और आपने बहुत विकास किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया, लेकिन 14 से लेकर 24 आ गया, तीसरा चुनाव आ गया, फिर भी 80 करोड़ का आंकड़ा 60 करोड़ पर क्यों नहीं लाए आप कहते हो 80 करोड़ को फिर 5 किलो अनाज, तो फिर गरीब कैसे 25 करोड़ दूर हुए? इन जुमलों से, इन आंकड़ोंबाजी से अब खासकर देश के मूल निवासी डायमंड परिवार के लोग जागरूक हो चुके हैं। वो इस जुमलेबाजी में, इस आंकड़ेबाजी के इस झांसे में नहीं आने वाले। इसलिए जो संविधान की बात करेगा, जो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर ईवीएम हटाकर बात करेगा, जो हमारे आरक्षण को लागू करेगा, जो देश के 60% युवा हैं आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ऊपर से अग्निवीर लाकर 3-3 साल में जवान को रिटायर करने का काम आपने किया, पेंशन आपने बंद कर दी, और आपके सांसद 8-8, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, आपके विधायक पेंशन ले रहे हैं, जो 5 साल के लिए चुना जाता है उसकी पेंशन 8-8 ले रहे हैं, और जो देश की 35 से 40 से सेवा करता है उसको पेंशन खत्म। तो कहां सबका साथ, कहां सबका साथ और सबका विकास? ऐसा लगता है कि 10 का साथ, अडानी अंबानी का साथ, और 90% डायमंड परिवार का विनाश करने का काम 14 से आज 24 तक चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मंगलसूत्र विरासत हम बचा लेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने ही मुगलों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को बचाया था, और आज भी हमारा जवान सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। आज भी हमारा किसान अन्न पैदा कर कर पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा है, और आज भी डायमंड परिवार के लोग वोट की ताकत से, राज्यों की सरकार हो, सेंटर की सरकार हो, सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। फिर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर क्यों रहा? क्यों मणिपुर की बहन बेटियों के ऊपर आप अपना बयान नहीं देते? क्यों गुजरात के अंदर बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो उसके पर बयान नहीं देते? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में अत्याचार होता है उस पर क्यों नहीं बयान देते? लेकिन जैसे ही विपक्ष के कोई नेता के साथ कुछ हो जाता है तुरंत आप टीवी पर आ जाते हो। आज आपके गठबंधन में कर्नाटक के जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने अश्लील वीडियो पूरे देश में आ रही है। क्यों नहीं आपने उससे गठबंधन तोड़ा? क्यों नहीं आपने बयान दिया आज से मैं ये गठबंधन तोड़ रहा हूं? क्योंकि आपको पता उनकी वोट लेनी है, आपको 24 में सिर्फ सत्ता चाहिए। और मैं देश के डायमंड परिवार के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर अब की बार ये चुनाव, ये तानाशाह देश में जो सरकार चल रही है अगर जीत गई, जैसे सूरत में आपने टेलर देखा, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश में आपने टेलर देखा, जैसे आपने इंदौर में टेलर देखा, कि चुनाव से पहले ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके साथ साथ अन्य पार्टियों के निर्दलीय एकदम सभी के सब नाम वापिस ले लेते हैं।
कहीं ना कहीं शक की सोई माननीय प्रधानमंत्री जी ईवीएम के साथ इस पर भी रहती है। और यही सच्चाई है। अगर अगला चुनाव ये जीते तो चुनाव तो घोषित होगा, लेकिन जैसे सूरत में हुआ ऐसे ही हर चुनाव 150 विपक्ष की पार्टियों के उम्मीदवार पर्चा वापस लेंगे और निर्विरोध 29 की सरकार इनको जिता देगी। इसलिए आओ देश के मूल निवासियों, अपने महापुरुषों को याद करो जिन्होंने बड़े संघर्ष से आपको ये संविधान दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, अपनी वोट का ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए, और आज जो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्ष की पार्टियां हो, जो संविधान की, आरक्षण की और पूरा हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, महागठबंधन को वोट की ताकत से जिताकर उसको सत्ता में लाने का काम करो, ताकि देश और संविधान बचे और डायमंड परिवार का हक अधिकार मिल सके। सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकेदारी, ये दोनों एक व्यक्ति की आय का स्रोत होते हैं, उसको मजबूत करने का होते हैं और देश का विकास करने का काम होता है इनसे। और ये दोनों ही, सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकेदारी, ये देश के सरकारी खजाने से खर्चा होता है। तो आप देखिए, जो सरकारी ठेकेदारी का जो काम है वो लगभग सेंटर और राज्यों की सरकार की जीडीपी का 20%, लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। और देश की जो सरकारी नौकरियों का जीडीपी का 3 से 5% होता है। आप देखिए, सरकारी नौकरी से ज़्यादा सरकारी ठेकेदारी में कैसे लाखों करोड़ों रुपए ठेकेदारी के अंदर हमारा बहुसंख्य समाज के डायमंड परिवार के लोगों का हक छीनकर कैसे वो 10% मन्नुवादी लोग उसको अपने कब्जे में करे बैठे हैं। देखिए साथियों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के संविधान ने SC ST और मंडल आयोग की सिफारिश के तहत 27% OBC आरक्षण आर्थिक न्याय के आधार पर मिला था। लेकिन इन मन्युवादी लोगों ने मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको भी सामाजिक न्याय का झूठा प्रचार कर कर आज तक बदनाम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अब सरकारी ठेकेदारी में ऐसे ऐसे क्रेट एरिया लगा दिए, ऐसे ऐसे सख्त प्रावधान लगा दिए हैं ताकि वो नियम डायमंड परिवार के बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हुई हैं जिन्होंने, वो उस प्रावधान को, नियम को पूरा नहीं कर पाए ताकि वो सरकारी ठेकेदारी का हकदार ना हो। जैसे करोड़ों का टर्नओवर, जैसे 3 वर्ष के काम की समीक्षा, ऐसे ऐसे कड़ी प्रावधान लगाकर हमारे डायमंड परिवार को सरकारी ठेकेदारी के हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारे बहुसंख्य समाज डायमंड परिवार के लोग खेती किसानी, मजदूरी, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, इसलिए वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब आज तक आप देखिए, डायमंड परिवार के जो लोग कंपनियां बनाकर जो सरकारी ठेकेदारी को अप्लाई करते हैं, आज तक वो 10 से 15% ही ठेकेदारी में हिस्सेदारी ले पाए। और वो मन्नुवादी लोग इतना कड़ा नियम होने के बावजूद भी देश में आज तक 90% सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी ले बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं।